कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र और इसमें हम एक अंक के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो हैं एक अंक के जो प्रश्न होते हैं वो एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए आते हैं। तो इसमें एक अंक में सत्य सत्य, खाली स्थान, सही जोड़ी, विकल्प इस तरह के प्रश्न आते हैं। और आपको ये भी समझना है यदि कोई प्रश्न रिक्त स्थान में पूछा गया है तो वो एक शब्द एक वाक्य में भी पूछ सकता है, विकल्प में भी पूछ सकता है, सत्य सत्य में भी पूछ सकता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं एक नंबर के हैं। तो आपको ये भी समझना है कि यदि ये क्वेश्चन है हो सकता है खाली स्थान में पूछ दे, हो सकता है इसको विकल्प में पूछ दे, हो सकता है इसको सत्य सत्य में पूछ दे। तो आपको सारा कुछ तैयार करना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है परमाणु नाभिक के अमाप की कोटि लिखिए। तो जो परमाणु नाभिक होता है उसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है, या इसी को एक फर्मी भी लिखा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर है। तो आप सीधे एक शब्द में या एक वाक्य में दोनों कैसे भी लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो ये 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। फिर अगला क्वेश्चन है किसी सदिश ए, इसमें वेक्टर लगा देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो देखिए एकांक सदिश ये होता ए कैप, फिर यहाँ सदिश लिखते हैं और ये सदिश का मॉड लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ए की दिशा में जो एकांक सदिश है उसको इस तरह से लिखेंगे, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इस तरह से हमको लिखना है। इसके बाद अगला है अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो जो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है वो होता है आई कैप। इसी तरह से जो वाई के अनुदिश एकांक सदिश होगा वो हो जाएगा जे कैप, और जो जेड के अनुदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा के कैप। इस तरह से ये एक्स वाई जेड अक्ष के एकांक सदिश कौन कौन से हो गए, आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण होता है। तो उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 अंश होता है। इसके बाद है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अगला, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। तो शक्ति बराबर ये होता है P बराबर W/T, माने शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो यहाँ पर जो कार्य है वो 100 जूल है, तो यहाँ पर 100 लिख दिए हैं, और जो समय है 10 सेकंड है तो 10 लिख दिए हैं। यदि इसको भाग करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, क्या आया 10। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसलिए यहाँ पर जो शक्ति का मान हो गया वो 10 वाट हो गया। तो इस तरह से इसको हल करके आप बता सकते हैं, डायरेक्ट भी 10 वाट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो स्प्रिंग नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। स्प्रिंग नियतांक का जो सूत्र होता है के बराबर होता है F/x, माने प्रति एकांक लंबाई पर या विस्थापन पर लगने वाला बल। तो ये स्प्रिंग नियतांक कहलाता है। तो इस तरह से इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और इसके विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया। इसके बाद है किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है। तो पहले जान ले द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। तो त्रिभुज का सारा द्रव्यमान त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित होता है। तो इसका जो विशेष बिंदु है उसका नाम क्या है, त्रिभुज के केंद्रक पर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, संवेग का SI मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो पहले हम संवेग का ही सूत्र जान लेते हैं। तो संवेग का सूत्र जो होता है P बराबर क्या होता है mv, इसी से मात्रक बनेगा, इसी से विमीय सूत्र बनेगा। तो m माने द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम हो गया, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह इसका संवेग का SI मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है और वेग का होता है LT-1, इस तरह से ये MLT-1 हो गया। फिर अगला प्रश्न है, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल का मान कितना होगा।
तो जब पानी पर वो तैरता है तो संतुलन की अवस्था में होता है, उस पर जो नेट बल है उस बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला है वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है, इस पर क्रियाशील नेट बल का परिमाण व दिशा लिखिए। तो दिशा तो गुरुत्व की ओर होती है, लेकिन यहाँ पर नेट बल का मान कितना होता है, शून्य होता है। अगला है लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़ कर आते हैं ताकि वे अधिक दूरी तक कूद सकें, इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग किया जाता है। फिर है चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो ये लगभग 10 किलोमीटर हो सकती है। इसके बाद अगला है संवेदी उपकरणों जैसे घड़ी, धारामापी क्वार्ट्ज, फास्फर ब्रांज का उपयोग क्यों करते हैं? तो यहाँ पर क्योंकि क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज की प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसलिए घड़ी और धारामापी में क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत पोल खोखले क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि खोखले धातु का प्रत्यास्था गुणांक अधिक हो जाता है, इसलिए विद्युत पोल बनाए जाते हैं खोखले ताकि प्रत्यास्था गुणांक का मान अधिक हो जाए। अगला ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किस प्रकार के पदार्थों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? तरल जैसे द्रव और गैसों में होता है। अगला है रोटी सेंकने के तवे का पेंदा मोटा लेते हैं, यह उदाहरण है ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा का। तो यह ऊष्माधारिता का उदाहरण है। अगला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का नियम है? तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में कौन सी राशि पथ पर निर्भर करती है? तो जो कार्य है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर विस्थापन पर निर्भर कर रहा, माने पथ पर निर्भर करता है। फिर यह सामान्यतः ताप दाब पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? तो सामान्यतः या समान ताप दाब पर जो 1 मोल गैस का आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। इसके बाद है छिद्र युक्त दीवारों से बने एक बर्तन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बराबर मात्रा भरी हुई है, बर्तन में कौन सी गैस अधिक तेज़ी से निकलेगी? तो जो हाइड्रोजन गैस है वो अधिक तेज़ी से निकलेगी, यहाँ पर तेज़ी से लिख देना है, अधिक तेज़ी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान कम होता है, छोटा अणु होता है, तो ये जल्दी निकलेगा और इसका वेग भी अधिक होता है। अगला है सरल आवर्त गति किस राशि के संरक्षण के नियम का पालन करती है? तो सरल आवर्त गति में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण के मध्य कलांतर कितना होता है? तो विस्थापन और त्वरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनके बीच का कलांतर जो होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब अगला प्रश्न है सरल लोलक को खान में ले जाने पर, खान का मतलब खदानों में ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आवर्तकाल का सूत्र होता है सरल लोलक का ये होता है T = 2π√L/g। तो यहाँ पर यदि हम खान में ले जाएंगे तो g का मान घट जाएगा, और g का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि खदानों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अगला किन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र mL2T-2 होता है? तो ये इसमें प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल और दाब, ये तीनों का विमीय सूत्र ये होता है। इसके बाद है सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि के मापन को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। फिर कैंडेला किस मूल राशि का मात्रक है? तो जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इस तरह से ये एक एक अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, और इसी तरह से सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।